तो बच्चों टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपका एक क्विक रिवीजन मैं यहां पर लेकर आया हूं। मेक श्योर साथ साथ आप नोट्स बनाते रहेंगे और फर्दर जो भी और वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, क्विक रिवीजन वीडियो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मेक श्योर उन सारी वीडियोस को जाकर देखो, विजिट करो और साथ साथ नोट्स जरूर बनाओ। चलिए तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज द नेचर एंड व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। क्या है मैनेजमेंट, क्या उसकी महत्वता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है बिजनेस में। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट? इट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। प्रोसेस है मैनेजमेंट, एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से हमें गुजरना होता है, मैनेजमेंट को गुजरना होता है। प्रोसेस के अंदर 5 फंक्शन आते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस प्रोसेस से गुजरते हैं, काम को करवाते हैं, कंप्लीट करवाना होता है। माइंड में एक ही चीज होती है मैनेजर्स के कि काम को कंप्लीट कराना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। नाउ व्हाट इज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली? इफेक्टिवली मतलब क्या कि टारगेट्स मीट होने चाहिए ऑन टाइम, काम कंप्लीट होना चाहिए कम से कम लागत में विद मिनिमम कॉस्ट। देखिए, सो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर with the aim of achieving goals effectively and efficiently। तो प्रोसेस के अंदर इंक्लूडिंग 5 फंक्शंस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एफिशिएंसी मतलब क्या कि काम होना चाहिए विद मिनिमम कॉस्ट। इफेक्टिवली मतलब कि काम कंप्लीट होना चाहिए ऑन टाइम, दैट इज मैनेजमेंट। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट? क्या विशेषताएं हैं मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, बिकॉज अल्टीमेटली अगर मैं बिजनेस में मैनेजमेंट पर फोकस कर रहा हूं, बिजनेस को मैनेज कर रहा हूं, मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मैं ऑर्गेनाइजिंग कर रहा हूं, मैं अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करता हूं, मैं बजट सेट करता हूं, मैं प्लान तैयार करता हूं, ब्लूप्रिंट रेडी करता हूं, किस तरीके से मूव ऑन करना है, कौन डिपार्टमेंट क्या संभालेगा, कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन होना है, कितना सेल्स टारगेट होना चाहिए, मैं हर चीज की प्लानिंग कर रहा हूं। अकॉर्डिंगली मैं रिसोर्सेज अरेंज कर रहा हूं, अकॉर्डिंगली स्टाफिंग रिक्रूटमेंट कर रहा हूं, डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडिंग, ऑन कम्युनिकेशन, ये सब चीजें जो मैं फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं, सबका पर्पस क्या है कि एक गोल है, एक टारगेट है जिसको अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन को कुछ गोल्स हैं जो कि अचीव करने हैं। सो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट का। बेसिक प्रोस्पेक्टिव ये है, बेसिक रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, किस वजह से आप अस्तित्व में हो, क्या आप चाहते हो, क्या टारगेट है, तो वो क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है मैनेजमेंट, ठीक है। दिमाग में बस एक ही चीज होती है कि इस टारगेट को अचीव करना, दैट्स इट। ग्रुप एक्टिविटी है, कोई इकलौता मैनेजमेंट को पूरा परफॉर्म नहीं करता, सारे मिलकर, जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं सब मिलकर जो है मैनेजमेंट में भागीदारी होते हैं, तो सबका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो इसलिए ग्रुप एक्टिविटी है। इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट को आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो, बट आप काम को देखकर, वर्किंग एफिशिएंसीज को देखकर मैनेजमेंट कैसा है आप जज करना स्टार्ट कर दोगे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ को देखकर आप तुरंत ही आइडिया लगा लेते हो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बड़ा हाई फाई है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। कस्टमर से बात करने का तरीका, कस्टमर के फीडबैक पे काम करना, ठीक है, कस्टमर की ग्रीवेंसेस को टाइमली सुनना, उस पर काम करना, तो मैनेजमेंट कितना अच्छा है, मैनेजमेंट कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, आप उसके मैनेजमेंट को देखकर आइडेंटिफाई कर पाओगे। टारगेट्स टाइम पर अचीव होते हैं तो डेफिनेटली मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। फीडबैक सर्विसेज बहुत अच्छी आती हैं, बहुत अच्छा है। ग्रीवेंसेस बहुत अच्छे सॉल्व होते हैं, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, राइट। तो इसी तरीके से आप जज करते हो, राइट। सो बेसिकली वर्किंग को देखकर आप जज करना स्टार्ट कर देते हो कि मैनेजमेंट कैसा है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सो मैनेजमेंट की एक इंटेंजिबल फोर्स है। परवेसिव, परवेसिव मतलब क्या? मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में है, चाहे वो किसी भी पर्पस से काम कर रही है, वेदर इट इज प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव, चाहे वो प्रॉफिट के मकसद से काम करते हैं, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो एनपीओज हैं, हर जगह मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। कैसा भी साइज है, बिजनेस बड़ा है, बिजनेस छोटा है, मैनेजमेंट आपको करना ही पड़ेगा। मैनेजमेंट एक बहुत ही बेसिक नीड है किसी भी बिजनेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। हर लेवल पर मैनेजमेंट की जरूरत है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, इसलिए ये परवेसिव नेचर का होता है, हर जगह इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मल्टी डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या है कि ब्रॉडली मैं 2 चीजों को मैनेज करने की बात करता हूं, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। नाउ व्हाट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क? काम कंप्लीट होना चाहिए, टास्क कंप्लीट होने चाहिए, टारगेट अचीव होने चाहिए ऑन टाइम, किस समय क्या करना है, कितनी जल्दी होगा, दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कब करना है, कौन से काम की प्रायिकता कब है, कौन सा काम कब होना चाहिए, इस चीज को मैनेज करना, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। कितने टाइम में होना चाहिए, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ पीपल मतलब क्या? मैनेजमेंट ऑफ पीपल के अंदर 2 चीजें हैं, मैं इंडिविजुअल के मैनेजमेंट की बात करता हूं, साथ ही साथ ग्रुप के मैनेजमेंट की बात करता हूं। इंडिविजुअल्स को टास्क असाइन किए जाएंगे, एक मार्केटिंग मैनेजर है जिसको सीधा सेल्स का टारगेट मिला है कि 50 लाख रुपए चाहिए इस महीने में, सेल्स का टारगेट है, उसके अंदर 5 सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं, 5 के ऊपर इंडिविजुअल टारगेट कितना आ गया, 10-10 लाख रुपए का।
होगा क्या कि इंडिविजुअल्स को टारगेट असाइन करना, इंडिविजुअल्स के काम पर निगरानी रखना, क्यों टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, क्या रीजंस है। तो दैट इज व्हाट मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये कौन करेगा, ये मैनेजर करेगा कि इंडिविजुअल के टारगेट्स पर फोकस करना, गिविंग टारगेट, टारगेट देना, उनसे रिपोर्ट्स लेना, अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप, फिर गिविंग ग्रुप्स टारगेट। अब उसके बाद होगा क्या कि मैनेजर के ऊपर एएसएम्स हैं, एएसएम जो है डिफरेंट मैनेजर को हैंडल कर रहा है, वो भी क्या करेगा, डिफरेंट ग्रुप्स को भी टारगेट असाइन करेगा। आपका सबका इतना इतना टारगेट है, इसको इतने टाइम तक अचीव करना है, राइट। सो बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल, दो तरह के मैनेजमेंट इसमें आते हैं पीपल्स की अगर मैं बात करूं तो। कंटिन्यूस प्रोसेस है मैनेजमेंट, एक कंटिन्यूस प्रोसेस क्यों है, बिकॉज ये 5 फंक्शन इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। और ये लगातार चलेंगे, हर बार मैं प्लानिंग करूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं रिसोर्सेज को अरेंज करूंगा, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। स्टाफिंग, मेरे को रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, टैलेंटेड लोगों की रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉयज की, कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है, तभी मैं जो है इफेक्टिवली एफिशिएंटली बिजनेस को रन कर पाऊंगा, काम कर पाऊंगा, राइट। डायरेक्टिंग, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करना, उनको लीड करना, उनके साथ कम्युनिकेशन करना, ये सब डायरेक्टिंग का पार्ट है। स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज व्हाट, अब जो मैंने टारगेट सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो क्या रीजन थे, कहां डिस्क्रिपेंसी आ रही है, क्या गड़बड़ हो रही है, उस पर काम करना, फर्दर और प्लान्स बनेंगे, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस एक्टिविटी बट सेपरेट फंक्शन, फंक्शन सेपरेट है बट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार बिजनेस में होता रहेगा। स्टार्ट विद ऑर्गेनाइजेशन एंड एंड विद ऑर्गेनाइजेशन। ये प्रोसेस स्टार्ट होते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है, ऑर्गेनाइजेशन जिस टाइम ऑर्गेनाइजेशन जब तक बंद नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डायनामिक फंक्शन, अगर मेरे बिजनेस का मैनेजमेंट अच्छा है तो डायनामिक फंक्शंस है, मतलब क्या कि बिजनेस में फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते हैं, अनसर्टेन सिचुएशंस है, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी, अनसर्टेन सिचुएशंस है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल फोर्सेज हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आप पढ़ते हो, राइट। अब होगा क्या कि बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी फ्लक्चुएशंस आती हैं, तो उनको आप इजीली अडॉप्ट कर पाओगे, ठीक है। कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, तो अब मुझे अपने टारगेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, बट अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो वो अपने सबॉर्डिनेट से काम करवा लेगा, एम्प्लॉय से काम करवा लेगा, बट अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो आप टारगेट बढ़ाओगे तो उनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएंगी, और मे भी हो सकता है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना स्टार्ट कर दें। सो मैनेजमेंट को हर क्राइटेरिया को समझना होता है, और मैनेजमेंट अगर अच्छा है तभी इफेक्टिवली वो काम निकलवा पाएंगे, एफिशिएंटली वो काम निकलवा पाएंगे, और चेंजेस को फटाफट से अडॉप्ट कर पाएंगे। कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन के साथ अब आपको टारगेट बढ़ाने पड़ेंगे, टारगेट बढ़ेंगे तो लोगों को जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगी, बट अगर यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शन है, यहाँ पर लीडरशिप अच्छी है, यहाँ पर मोटिवेशन अच्छी है, यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली वो काम हो जाएगा, है। और डायरेक्टिंग कौन से प्रोसेस में आता है, मैनेजमेंट के प्रोसेस में आता है। तो राइट, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो मैनेजमेंट के अंदर ऑल ओवर सारी चीजें कवर हो गई, और डेफिनेटली फिर आप चेंजेस को इजीली अडॉप्ट कर पाओगे और एफिशिएंटली काम निकलवा पाओगे। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स, ब्रॉडली देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नाउ व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर 3 चीजें हैं बच्चे। सबसे पहली चीज है सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। 3 चीजें हो गई, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर सबसे पहले बात करो सर्वाइवल की। सबसे पहले जब बिजनेस की शुरुआत होती है तो बिजनेस को पहुंचना होता है ब्रेक इवन तक। सर ब्रेक इवन का मतलब क्या है, ऐसी पोजीशन जहां पर एटलीस्ट जो मेरी लागत है वो रिकवर हो जाए, होनी स्टार्ट हो जाए। मेरा 10 रुपए का प्रोडक्ट बनके तैयार होता है तो मेरी पहले पोजीशन मेरा वही होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं अपनी कॉस्ट को कवर करूं। उसके बाद एक रीजनेबल रिटर्न के बारे में सोचूंगा, देन फर्दर एक्सपेंशन के बारे में सोचूंगा, मेरे को ब्रांचेस और सेटअप करनी चाहिए, मेरे को बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाहिए हर लेवल पर, राइट। तो सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है दूसरा ऑब्जेक्टिव, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। बिजनेस को लैंड मिली है, लेबर मिली है, कैपिटल मिली है, कहां से मिली है, सोसाइटी में से मिली है। तो फाइनली अगर आप एक रीजनेबल रिटर्न जनरेट करना स्टार्ट कर देते हो, ग्रोथ के बारे में सोचते हो, तो फाइनली आपको सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कैसे सोचोगे सोसाइटी के बारे में, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाओ, कुछ भी हार्मफुल प्रोडक्ट में डील मत करो, रीजनेबल प्राइसेस रखो, स्पेशली फॉर इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि बहुत बेसिक नीड्स हैं। अगर आप वो प्रोवाइड कर रहे हो तो भैया वहां पर रीजनेबल प्राइसेस रखो ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए। हेल्प फॉर वीकर सेक्शन की हेल्प कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करोगे, ये भी एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी, यहाँ पर स्कूल्स कॉलेजेस में डोनेशन दे सकते हो, स्कूल कॉलेजेस की डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे, राइट। ऐसा होता है, बिजनेस सोचते भी हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव, इसके अंदर यही चीजें आपको लिख कर आनी है। एंड लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नाउ व्हाट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हर जो इंडिविजुअल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है ना, उसके अपने कुछ टारगेट्स हैं, अपने कुछ गोल्स हैं, अपनी कुछ जरूरतें हैं, अपनी कुछ नीड्स हैं। अब ये नीड कुछ भी हो सकती हैं, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, साइकोलॉजिकल, है ना, आपको सारी बातें आपने पढ़ी होंगी, ठीक है कि नहीं, मोटिवेशन वाले चैप्टर के अंदर। अब हम आगे और उनको दोबारा डिस्कस करेंगे।
तो आगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे, आगे देखिए। सो पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या है, सबसे पहली चीज है फाइनेंशियल नीड। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल नीड? सैलरी, ठीक है। हर इंडिविजुअल जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहा है वो अल्टीमेटली सैलरी के लिए काम कर रहा है, पैसों के लिए काम कर रहा है, तो वो फाइनेंशियल नीड है, राइट। अगर मैं उसकी नीड को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं उसको रिटेन कर पाऊंगा, तभी आगे फर्दर ग्रोथ पॉसिबल है। सोशल नीड्स, पीयर रिकग्निशन, अलग अलग तरह की नीड होती हैं। फाइनेंशियल नीड अगर मैं पूरी कर पा रहा हूँ, फाइनेंशियल नीड पर फोकस करना पड़ेगा। सोशल नीड मतलब कि किसी को रिकग्निशन की रिक्वायरमेंट होती है। कोई कोई जो है सैलरी के बारे में नहीं सोचता, बट उसको एप्रिसिएशन बहुत अच्छी लगती है, उसको अच्छी प्रमोशन बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपको मैनेजमेंट को ये देखना पड़ता है कि हम एक कॉमन इस तरह के इंसेंटिव प्लान्स, प्रमोशनल प्लान डिसाइड करें जिसके अंदर सबकी इंडिविजुअल नीड्स को हम कवर कर लें। पीयर रिकग्निशन, इसके अलावा हायर लेवल नीड्स हैं कि जो भी इंडिविजुअल ज्वाइन कर रहा है उसकी पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव है। कोई कोई चाहता है कि मैं फ्रीक्वेंटली हमारी जॉब पोजीशन चेंज की जाए, राइट, जॉब पोजीशन हमारी चेंज की जाए, बिकॉज हमें लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करना है। जॉब एनरिचमेंट की बात जहाँ पर होती है, ट्रेनिंग की बात जहाँ पर होती है, दैट इज व्हाट पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ग्रोथ, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रोवाइड करनी बहुत ज़रूरी है, तभी आप फर्दर ग्रोथ कर पाओगे। तो ये ब्रॉडली ऑब्जेक्टिव में 3 चीज़ें आती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आता है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड लास्ट वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्या महत्वता है मैनेजमेंट की, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट आता है अचीविंग ग्रुप गोल्स। मैनेजमेंट अगर अच्छा है तो डेफिनेटली आप ग्रुप गोल्स को अचीव कर पाओगे। मैनेजमेंट डायरेक्शन प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल एफर्ट्स को। आपके पास प्लानिंग करी हुई है, आपने हर लेवल पर प्लानिंग करी हुई है, किस तरीके से काम होगा, कैसे काम होगा, मास्टर प्लान है, उसके साथ सपोर्टिव प्लान्स आपने बना रखे हैं, ठीक है। अब सब कुछ जब पहले से प्री डिसाइडेड है तो डेफिनेटली आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी। इंडिविजुअल जो काम कर रहा है उसको पता चल पाएगा कि मेरे को किस डायरेक्शन में काम करना है, मेरा टारगेट ये है, पर डे का टारगेट ये है, वीकली टारगेट ये है, मंथली टारगेट ये है। एक डायरेक्शन मिलने से ही पॉसिबल है कि ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन गोल को आप अचीव कर पाओगे। तो मैनेजमेंट से क्या होता है, मैनेजमेंट से प्रॉपर प्लानिंग हो पाती है, अकॉर्डिंगली यू कैन अचीव ग्रुप गोल्स। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज होगी? मैनेजमेंट के फंक्शन के अंदर स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, राइट। अगर ये फंक्शंस बहुत इफेक्टिवली और बहुत अच्छे से परफॉर्म करे जा रहे हैं एट मैनेजरियल लेवल, मैंने स्टाफिंग करी, मैंने टैलेंटेड लोगों को हायर किया, अच्छे लोग मेरी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे, तो डेफिनेटली उनके पास टैलेंट है, वो वहाँ पर अगर उनके पास टैलेंट है ना उस पर्टिकुलर फील्ड से, तो डेफिनेटली वहाँ पर मेरी वेस्टेज रिड्यूस होगी। वेस्टेज रिड्यूस होगी तो कहीं ना कहीं लो कॉस्ट होगी और यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होगा, राइट। बट अगर टैलेंटेड लोग नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ चीज़ों को टरकाना जानते हैं, जो कि वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन, मैनेजमेंट के अंदर जो फंक्शन था उसके अंदर कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ लैक किया, गड़बड़ करी, जिसकी वजह से मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं हो पाया। और मैनेजमेंट जब अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं आपकी एफिशिएंसी गिरेगी, काम की एफिशिएंसी गिरेगी। तो मैनेजमेंट अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि ये 5 फंक्शंस बहुत अच्छे से होंगे, राइट। उसके बाद आता है डायनामिक फंक्शन। बाय अडॉप्टिंग रिक्वायर्ड चेंजेस, होता क्या है कि स्टार्टिंग में कोई भी चेंजेस आएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होगा, लोग जो है विरोध करेंगे, एम्प्लॉइज विरोध करते हैं, टारगेट्स को एकदम से इंक्रीज कर देते हैं, तो बट वहाँ पर प्रॉपर मोटिवेशन, प्रॉपर लीडरशिप है तो डेफिनेटली आप उसको अडॉप्ट कर पाओगे। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बन पाती है, आपका मैनेजमेंट जब अच्छा होता है तो आप चीज़ों को, आप लोगों को इन्वॉल्व कर पाते हो, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में इकट्ठा लेकर आ पाते हो। बार बार बोल रहा हूँ कि ये 5 फंक्शन बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, और जब ये 5 फंक्शन अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो दैट मीन्स कि आपका मैनेजमेंट टॉप लेवल है, राइट। और ये 5 फंक्शन अगर अच्छे से परफॉर्म हो रहे हैं तो मतलब हर एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म हो रही है, हर एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म हो रही है, तो डेफिनेटली यू कैन बिल्ड योर ऑर्गेनाइजेशन एज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। आप फटाफट से रिक्वायर्ड चेंजेस को फटाफट से ऑप्ट कर लोगे और कंपटीशन को बीट कर पाओगे। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, इंडिविजुअल्स आर एबल टू अचीव पर्सनल ऑब्जेक्टिव व्हाइल कंट्रीब्यूटिंग टू द फॉर ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। और होगा क्या, जब मैंने कॉमन इंसेंटिव प्लान्स, कॉमन प्रमोशनल प्लान्स मैंने डिसाइड किए हुए हैं, सबको पता है कि हमें इतने महीनों तक, इतने सालों तक हमें लगातार इस लेवल पर वर्किंग करनी पड़ेगी, तब हमें जाके प्रमोशंस मिलेंगे। हम इतना काम करते ही करते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो हमें इतना इंसेंटिव मिलेगा। हर किसी की नीड को टारगेट करते हुए मेरे को कॉमन इंसेंटिव प्लान, कॉमन प्रमोशनल प्लान्स डिजाइन करने पड़ेंगे, ताकि मैं हर किसी को इंडल्ज कर पाऊं, बिजनेस में जोड़ पाऊं, ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ पाऊं और एकजुट करके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में उनको शामिल कर पाऊं। दैट इज व्हाट अचीविंग और पर्सनल ऑब्जेक्टिव, राइट। और ये यही पॉसिबल है जब मैनेजमेंट आपका अच्छा है। तो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की। उसके बाद आता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले आता है टॉप लेवल, या मैं बोलूं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। नाउ व्हाट इज दिस टॉप लेवल? टॉप लेवल पर कुछ पोजीशंस बताइए यहाँ पर, सीईओ, सीएफओ, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। देखो इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला आता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सेट करना, ऑल ओवर लॉन्ग टर्म जो आपके प्लान्स हैं, टारगेट्स हैं, उनको सेट करने का काम ये करते हैं।
रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के बारे में इनका सोचना होता है। अपॉइंट एग्जीक्यूटिव्स फॉर मिडिल लेवल, जो मिडिल लेवल पर काम कर रहे हैं, जो मैनेजरियल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लेवल पर कौन कौन अपॉइंट किया जाएगा, उनकी हायरिंग और फायरिंग यही देखते हैं। रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट पे जो भी काम हो रहा है उनके काम को रिव्यू करना, उनकी रिपोर्ट्स को चेक करना, अकॉर्डिंगली उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, ये बेसिकली इनका काम होता है। उसके बाद बात करें मिडिल लेवल एग्जीक्यूटिव लेवल की, तो ऑपरेशनल मैनेजर आता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, प्लांट सुपरिटेंडेंट है। इनका काम होता है मिडिल लेवल पर देख रेख रखना। देखो इसके अंदर क्या आता है, डिपार्टमेंटल प्लानिंग आती है, एग्जीक्यूशन आती है, इंश्योरिंग ऑप्टिमम स्टाफ एट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। ऑप्टिमम होना चाहिए, मतलब ना ही ज्यादा ना ही कम, ठीक है, जितना स्टाफ की रिक्वायरमेंट है उतना ही होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं वो लेबर कॉस्ट आएगी, और लेबर कॉस्ट आएगी तो बिजनेस को सर्वाइव करना पड़ेगा उसमें, राइट, लॉसेस में जा सकते हैं हम। तो जितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है ये इंश्योर करने का काम इनका होता है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स का, ऑपरेशनल मैनेजर का, ब्रांच मैनेजर का और प्लांट सुपरिटेंडेंट का। इनका काम होता है कोऑर्डिनेट करना लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में। तो मिडिल लेवल का काम क्या है, लोअर लेवल और टॉप लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम ये करते हैं। टॉप लेवल जो पॉलिसीज फ्रेम कर रहा है, इनका काम है कि उसको कम्युनिकेट करें लोअर लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर, कि किस तरीके से वर्किंग होनी चाहिए। सो बेसिकली मीडियोकर का काम करते हैं ये मिडिल लेवल, ठीक है। उसके बाद है रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ लोअर लेवल, लोअर लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो काम हो रहा है उसके काम को रिव्यू करने का इनका काम होता है। लास्ट वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लोअर लेवल, लोअर लेवल पर कितना काम अच्छा हो रहा है, कोई बुराई हो रही है, कोई खराब काम हो रहा है, तो हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है। अच्छा हो रहा है तो एप्रिसिएशन इन्हीं को मिलेगी, बुरा हो रहा है तो पनिशमेंट भी इन्हीं को दी जाएगी। उसके बाद आता है लोअर लेवल सुपरवाइजरी ऑपरेटिव और फर्स्ट लाइन। इंस्पेक्टर आता है, इसके अंदर सेक्शन ऑफिसर है, फॉरमैन है, सुपरवाइजर है। तो बेसिकली इसमें होते क्या है, फॉरमैन की बात करें तो फॉरमैन देसी भाषा में बोले सरदार, ठीक है। तो होता क्या है, इनका काम है डे टू डे प्लानिंग करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना वर्कर के बीच में, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे, कहीं रिसोर्सेज की वेस्टेज तो नहीं है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है कि नहीं, ट्रेनिंग इंप्लॉइज को प्रोवाइड करना, उनकी पीरियडिकल रिपोर्ट सबमिट करना टू द मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल का काम है। उसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को एक बहुत अच्छे एग्जांपल से मैं यहां पर समझाना चाहूंगा। कोऑर्डिनेशन इज बेसिकली कंबाइनिंग एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब ध्यान से सुनना, मान लो ये एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को मैंने एमयू के नाम से दे दिया, ये है आपका वेयरहाउस, ये है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और ये है आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जहां पर आपके अकाउंट्स के अकाउंट मैनेजर और सब बैठते हैं। उसके बाद आता है ये आपका परचेज डिपार्टमेंट, एंड सामान जब बनकर तैयार हो जाएगा तो ये है आपका फिनिश गुड स्टोर। देखो होता क्या है, इन डिपार्टमेंट्स के बीच में देखो कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, कैसे आपस में मिलकर काम करते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हमेशा एक लेवल मेंटेन किया जाता है रॉ मटेरियल का। मान लो एक हफ्ते का मेंटेन करते हैं, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, एक हफ्ते का ही रॉ मटेरियल मेंटेन करके चलते हैं बैकअप में। जैसे ही एक हफ्ते का मटेरियल इनके पास बचता है ना, तुरंत ही क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं परचेज डिपार्टमेंट को कि भैया मटेरियल खत्म हो रहा है और फटाफट से कोटेशंस मंगवाओ, मार्केट में इन्फॉर्म करो जो ऐसे डीलर्स हैं जो हमें ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर सकते हैं इस प्राइस पर, इस क्वांटिटी पर, मतलब ये क्वालिटी होनी चाहिए, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए, इतना प्राइस होना चाहिए, और वो चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। फटाफट से जो है परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, और ये क्या करते हैं, मार्केट में टेंडर निकालते हैं, ठीक है। टेंडर न्यूज़पेपर में जनरली देखने को मिलते हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। टेंडर निकाले जाते हैं, टेंडर को देखकर डिफरेंट जो डीलर्स हैं वो कोटेशंस भेजते हैं कि हम जो है ये मटेरियल इतने इतने रुपीज़ में हम प्रोवाइड कर देंगे, इतने समय तक आपको डिलीवरी मिल जाएगी, वो सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। कोटेशंस इनके पास आती हैं, कोटेशंस आने के बाद ये डिसाइड करते हैं कौन सा चीप और बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, अकॉर्डिंगली उसको टेंडर दे दिया जाता है, और फिर वहाँ से परचेज ऑर्डर उनको परचेज ऑर्डर देते हैं, और देन वहाँ से वो फिर डिलीवरी करते हैं। तो डिलीवरी होकर वेयर हाउस में आएगा, वेयर हाउस में से अवेलेबल होने के बाद फिर ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को इशू करेंगे स्टोर से, और वहाँ से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सामान को तैयार करके कहाँ ले जाएगा, फिनिश गुड स्टोर में, फिर वहाँ से वो मार्केट में जाएगा। और परचेज डिपार्टमेंट जब खरीद रहा होगा तो इसको ऑफिस से अकाउंट्स फंड्स भी इशू करवाने पड़ेंगे, राइट। ये देख रहे हो सारे डिपार्टमेंट बड़ा मिलकर काम करते हैं बेटा, ठीक है। अभी मैंने एग्जांपल लिया, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में मिलकर काम करते हैं। मान लो अगर एक भी डिपार्टमेंट इसमें लैग करता है, मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने एक हफ्ते पहले जो है ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड नहीं करी, किसको, परचेज डिपार्टमेंट को, सो डेफिनेटली वहां पर 1 से 2 हफ्ते अगर मान लो डिले भी हो गया ना, तो एक दिन की कॉस्ट बहुत पड़ती है, करोड़ों का लॉस हो जाता है एक दिन की कॉस्ट की वजह से, एक दिन के डिले की वजह से। अगर रॉ मटेरियल एक दिन अवेलेबल नहीं हो पाया ना, तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। एक हफ्ते का बैकअप लेके चल रहे थे, अगर 2 हफ्ते में पता चला कि 2 हफ्ते बाद उन्होंने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करी है, उसके बाद आगे जाके फिर 1 हफ्ते बाद सामान आएगा, फिर वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मिलेगा,
तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेशन अच्छे से मेंटेन में नहीं हुआ तो वही मैं बोल रहा हूं, कंबाइनिंग एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। यहां पर सबके कंबाइनिंग एफर्ट्स काम करते हैं, अगर एक भी यहां पर लैग कर गया ना तो करोड़ों का नुकसान हो जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। नाउ व्हाट आफ्टर व्हाट, किसके बाद क्या किया जाए, ये चीज डिसाइड करी करती है। इनको जरूरत है, इनको बोलेंगे, यहां से फिर ये टेंडर निकालेंगे, टेंडर के बेसिस पर फिर इनके पास कोटेशंस आएंगी, कोटेशंस में डिसाइड करके फिर ये ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर से फिर इनके पास वेयर हाउस में सामान आएगा, सामान से फिर इनको इशू किया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको रेडी करके फिनिश गुड स्टोर में ले जाएगा, देन अकॉर्डिंगली सेल ऑर्डर्स को मीट किया जाएगा। तो किसके बाद क्या होने वाला है, ये सब कोऑर्डिनेशन पर बेस्ड है, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन की कहां रिक्वायरमेंट है, चाहे आप प्लानिंग की बात करो तो प्लानिंग में भी आप जो मास्टर प्लान बना रहे हो वो रिलेट करना चाहिए सपोर्टिव प्लान्स के साथ। साल के टारगेट इतने हैं, महीने के क्वार्टर के कितने कितने टारगेट होंगे, दैट इज सपोर्टिव प्लान्स। तो इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या, रिसोर्सेज के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मेरे पास मटेरियल बहुत है लेकिन लेबर नहीं है काम करने के लिए, कोऑर्डिनेशन। स्टाफिंग, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब क्या है, सर मैनेजरियल पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, तो क्या ढूंढोगे, क्वालिफिकेशन देखेंगे कि एमबीए इन फाइनेंस किसने किया हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली इसके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टिंग, मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन एंड कम्युनिकेशन। आपका मोटिवेशन बहुत अच्छा है, लीड बहुत अच्छा करते हो, बट आप सुपरविजन नहीं करते हो, निगरानी नहीं रखते हो, कम्युनिकेशन नहीं करते हो, सामने से बात नहीं करते हो अगर किसी के टारगेट मीट नहीं होते हैं तो। अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली क्या आप इस फंक्शन को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर फंक्शन के अंदर कोऑर्डिनेशन एक बहुत इसेंशियल रोल प्ले करता है। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट और वी कैन से सोल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग की अगर मैं बात करूं तो जो आप टारगेट सेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग क्यों एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, इसके बीच में तालमेल होना चाहिए, दैट इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, राइट। तो होपफुली आपको समझ में आएगा। अब आगे देखिए कोऑपरेशन। नाउ व्हाट इज कोऑपरेशन, कोऑपरेशन इज व्हाट, कोऑपरेशन इज बेसिकली वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज सामने से आकर जिम्मेदारी लेते हैं, टास्क लेते हैं कि हम करेंगे सर, काम नहीं होगा, नाइट लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कब होता है, डेफिनेटली जब आप उनको इंसेंटिव स्पिरिट दिखाते हो, आप दिखाते हो कि आप अगर डिवोट करोगे ऑर्गेनाइजेशन को कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन भी आपके साथ खड़ी है, ये तभी पॉसिबल है। तो कोऑपरेशन इज व्हाट, कि दोनों का आपस में कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं कि इंप्लॉय ही कोऑपरेट करे, यहां पर ऑर्गेनाइजेशन को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा इंप्लॉय के साथ, कि अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ पे बैक मिलना चाहिए, राइट। सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यहां पर ये क्या है, जो कोऑपरेशन है ना, मिलकर काम करने की भावना और सामने से आगे इनिशिएटिव लेना, दैट इज व्हाट एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। और सोर्स ऑफ एनर्जी को डायरेक्शन कौन देता है, सोर्स ऑफ एनर्जी को डायरेक्शन देता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो देखो, कोऑपरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी एंड कोऑर्डिनेशन यूटिलाइज एनर्जी इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर। उस एनर्जी को प्रॉपर मैनर में यूटिलाइज भी तो करना है, प्रॉपर डायरेक्शन भी तो देनी है। वो कब पॉसिबल है, जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा। अगर एक डिपार्टमेंट बहुत अच्छे से काम करके दे रहा है, एक्स्ट्रा टाइम लगा रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है, उसके साथ दूसरा डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा प्रॉपर तरीके से, तो क्या काम पॉसिबल है, नहीं होगा। सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, सबकी इक्वल एनर्जी काम करेगी, तभी ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल है। आगे आता है नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ध्यान से देखिए। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन की नेचर क्या है, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, डेफिनेटली सबके जो एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम करता है, कंबाइन करने का काम करता है, ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ पॉसिबल है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का ये नेचर है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर फंक्शन के अंदर रिक्वायरमेंट है, कंटिन्यूअसली होगा ही होगा। क्या, कोऑर्डिनेशन। परवेसिव, परवेसिव मतलब हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायरमेंट है, चाहे कोई भी पर्पस है, कोई भी साइज है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की कि वो इंश्योर करे प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, टॉप लेवल पर, मिडिल लेवल पर, लोअर लेवल पर। टॉप लेवल बात करें कि सारे प्लान्स किस तरीके से कैरिड आउट हो रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेट विद टॉप लेवल, मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल काम करता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए, राइट। तो ये इसका काम मीडियोकर का है। लोअर लेवल पर ये इंश्योर करते हैं कि प्रॉपर प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, नहीं हो रहा, दैट इज कोऑर्डिनेशन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर की, वो इंश्योर करे कि हर लेवल पर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आगे देखिए, अब आता है इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। भैया प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही पॉसिबल है कि एक बाइंडिंग फोर्स तैयार हो पाएगी, सबकी एनर्जी को एक समअप मिल पाएगा और आप ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर पाओगे। सब कोऑपरेट कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, सबके बीच में आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी पॉसिबल है कि आप जो है ग्रुप गोल्स को, टारगेट्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो एक बाइंडिंग फोर्स है, इंश्योर ऑल एक्शंस एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। सारे एक्शंस को मिलाकर बाइंडिंग फोर्स तैयार करें और कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि मतलब
फटाफट काम होने चाहिए। एक भी दिन का डिले अगर हो गया तो पता है बड़ी बड़ी यूनिट्स में वाकई में बच्चों करोड़ों का लॉस होता है। जैसे मैं मारुति कंपनी की बात करूं तो एक चेन में जो है वहां पर कार बनती है, असेंबली होती है कार की, और अगर एक वो चेन अगर एक भी दिन के लिए, एक घंटे के लिए भी अगर ब्रेक हो जाती है ना, लाइट में अगर कोई इशू आ गया, कोई भी ऐसा इशू आया, पावर कटिंग हो गई या कोई भी ऐसा इशू आया, बहुत बड़ा लॉस होता है। लेबर कॉस्ट निकालो आप, हर तरह की कॉस्ट उस एक घंटे के टाइम में डालकर देखो, करोड़ों का लॉस हो जाता है। तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और हर तरह की वर्किंग में कोऑर्डिनेशन, हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। इंश्योर ऑल एक्शंस एम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल, तो ये इंश्योर करता है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की ग्रुप गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाएं और बाइंडिंग फोर्स तैयार करता है। डेलिब्रेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हो, अनअवॉइडेबल फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है, रिक्वायर्ड है। सारे एफर्ट्स में अगर मैं कोऑर्डिनेशन हटा दूं तो गलतियां बढ़ जाएंगी, और सारे एफर्ट्स में अगर मैंने कोऑर्डिनेशन अच्छा कर दिया, ऐड कर दिया, तो अचीवमेंट ऑफ गोल्स है। तो ये होना प्रायोरिटी है, रिक्वायरमेंट है। ओके, उसके बाद आते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट पर, ध्यान से देखिए। नाउ व्हाट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की नेचर की बात करें तो मैनेजमेंट को हम साइंस भी कंसीडर करते हैं। व्हाई? लाइक साइंस में आप अलग अलग प्रिंसिपल्स पढ़ते हो, अल्टीमेटली वो क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है उनकी। तो मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट भी ऑल परवेसिव है, ठीक है, इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, चाहे आपका प्रॉफिट प्रोस्पेक्टिव है या नहीं है, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है बड़ी है, डजेंट मैटर, परवेसिव नेचर का है, आपको फॉलो करोगे ही करोगे, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी है। एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आप पढ़ोगे आगे सेकंड चैप्टर के अंदर। तो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, इसी वजह से मैं बोलता हूं इट इज एज अ मैनेजमेंट एक साइंस भी है। एज अ साइंस मैनेजमेंट का एज अ साइंस क्या नेचर है कि वो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। लाइक अदर एक्सपेरिमेंट, साइंस के अंदर अदर एक्सपेरिमेंट होते हैं, उस पर बेस्ड कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी तरीके से ये भी होता है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, जैसा आप करोगे वैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ, अगर मैं बात करूं कि साइंस में भी ऐसा ही होता है कि नहीं? साइंस में कॉज एंड इफेक्ट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट? तो साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा, वही चीज इसमें है। इसमें जैसा आप काम करोगे, एवरी डिसीजन, हर जो डिसीजन आप लोगे, छोटे छोटा डिसीजन लोगे, उससे कहीं ना कहीं वर्किंग इफेक्ट होगी। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसमें भी है, तो इसी वजह से हम इसको एज अ साइंस भी बोलते हैं। एक रिलायबल गाइड है, मुझे टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि किस तरीके से काम करना चाहिए, रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, कि जैसी वर्किंग है अकॉर्डिंगली, जैसा मैनेजमेंट है, जैसा डिसीजन आप ले रहे हो, आपको पता होगा कि क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। एक रिलायबल गाइड की तरह काम करता है। दैट्स वाई मैं इसको बोलता हूं कि मैनेजमेंट एक नेचर है एज अ साइंस। एज अ प्रोफेशन भी हम बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि भैया एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। लाइक अगर मेरे को एमबीए मैनेजमेंट के फील्ड में जाना है तो मुझे एमबीए परस्यू करना पड़ेगा, बिकॉज मैं प्रैक्टिकल वर्किंग से सीख तो लूंगा, लेकिन एक प्रोफेशनल लेवल पर काम करने के लिए डेफिनेटली मुझे कुछ नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, और नॉलेज कहां से मिलेगी? मुझे एमबीए परस्यू करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बॉडी ऑफ नॉलेज है, दैट्स व्हाई एमबीए करना पड़ेगा, और इसलिए इसको हम एज अ प्रोफेशन भी कंसीडर करते हैं। बट प्रोफेशन कंसीडर तो करते हो, बट इसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है। लाइक सीए है, लॉयर है, उनकी तरह, उन कोर्सेज की तरह, उन प्रोफेशंस की तरह इसकी कोई लीगल आइडेंटिटी नहीं है, बट है ये प्रोफेशन ही। ओके, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज एमबीए करने की रिक्वायरमेंट है, पढ़ने की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज लेने की रिक्वायरमेंट है, थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। देन जब भी आप प्रैक्टिकल ग्राउंड में उतर पाओगे, और एमबीए करना रिक्वायर्ड है अगर आप मास्टर मैनेजमेंट में जाना चाहते हो। उसके बाद प्रोफेशन एसोसिएशन की बात करें तो ऑल इंडिया मैनेजर एसोसिएशन है, यहाँ पर एसोसिएशन भी होती है। इनकी पर्पस टू सर्व कम्युनिटी, सोशल ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का। कोड ऑफ कंडक्ट, डेफिनेटली इसके प्रोफेशनल एथिक्स है, ठीक है। तो लास्ट में जो मैंने बात लिखी है वो देखो कि नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन as it has no legal identity like other profession like CA and lawyers. Definitely इसकी कोई legal identity नहीं है, but ultimately it is a profession. Why? Because एक body of knowledge है, ठीक है, ज्ञान है, प्रॉपर थ्योरेटिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। अलग अलग फील्ड में होती है, एचआर में अलग होती है, मार्केटिंग में अलग होती है, आज की डेट में सीआरएम है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट है, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स आज की डेट में सामने आ रहे हैं एमबीए के अंदर। तो जिस भी फील्ड की आप बात करो उसमें अगर मैनेजमेंट में जाना है तो भैया फिर एमबीए आपको परस्यू करना पड़ेगा। तो एक बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, थ्योरेटिकल नॉलेज है तो इसलिए हम इसको आर्ट बोलते हैं। मैनेजमेंट थ्योरीज एंड अदर कंटेंट्स, थ्योरीज यहाँ पर कुछ प्रोवाइडेड है, प्रिंसिपल्स यहाँ पर कुछ प्रोवाइडेड, दैट्स व्हाई इट इज एन आर्ट। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, आप थ्योरी पढ़ लोगे बट डेफिनेटली जब प्रैक्टिकल फील्ड में उतरोगे तो आपको सिनेरियो के अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली उन चीजों को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और जब आप मॉडिफाई करोगे तो प्रोएक्टिव एंड क्रिएटिविटी, इस पर क्या होगा, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली आपकी इंप्रूव होगी। दैट्स व्हाई इट इज अ आर्ट, राइट। जनरल प्रिंसिपल्स तो आप सीख लोगे बट जब प्रैक्टिकल ग्राउंड में उसको इंप्लीमेंट करोगे, मैनेजमेंट प्रिंसिपल को जब इंप्लीमेंट करोगे तो वहां पर कुछ बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को जब सॉर्ट आउट करोगे तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग
और इंप्रूव होगी, और इंप्रूव होगी तो कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। दैट्स वाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्रोएक्टिव और क्रिएटिविटी होती है इसके अंदर, दैट्स वाई इट इज एन आर्ट। सो फाइनली ये था मेरी तरफ से क्विक रिवीजन पूरा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। मेक श्योर अगर किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अदर वीडियोस जो भी अवेलेबल हैं जिनका क्विक रिवीजन अवेलेबल है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर नॉलेज स्टे ट्यून विद अस बच्चों। थैंक यू सो मच एंड जय श्री श्याम।